तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ द असैसिन किंग के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वो डोंगपिल से कहता है कि जहां पर तुझे बहुत सारे लोग हैं और 2 किलोमीटर का रास्ता अगर भागकर भी जाएंगे तब भी ये लोग हमें पकड़ लेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लिपर्ड्स और बहुत सारे दूसरे मॉन्स्टर्स होते हैं। तो हाजिन कहता है कि हम दोनों में से एक यहाँ पर रुका टाइम स्टाल भी करता है तब भी हम लोग नहीं बच पाएंगे, दोनों ही मारे जाएंगे। और इसी के साथ ही हाजिन कहता है सिर्फ एक ही रास्ता हमें यहाँ पर फाइट करनी होगी। और इसी के साथ ही वो लिपर्ड्स होते हैं अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि हाजिन भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो सबसे पहले जाकर एक लिपर्ड के मुंह पर पंच मारता है। जैसे वो लिपर्ड के मुंह पर पंच मारता और कहता है पता नहीं क्यों पर मुझे यहाँ पर राइटियस लाइंस लीडर के अल्फाज याद आ रहे हैं, क्योंकि उसने मुझे कहा था क्या तुम्हें जिंदगी के बारे में पता है। तो मुझे अब यहाँ पर समझ आ रही है कि जिंदगी क्या है। मैंने अपनी सारी की सारी जिंदगी यहाँ पर किसी का टूल बनकर गुजार दी। मैं अपनी सारी जिंदगी एक असैसिन बनकर गुजार दी, किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए दूसरों की जान लेता रहा। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों मैं जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों मैं यहाँ पर इतनी शिद्दत के साथ जिंदा रहना चाहता हूँ। यहाँ पर सभी बीस्ट को मारकर मैं अपने आप को बचाना चाहता हूं। क्यों ना मैं यहाँ पर सभी बीस्ट के हाथों से मर जाऊं और सबसे आजाद हो जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ पर से आजाद होना है। मेरा सपना है कि मैं एक ना एक दिन यहाँ पर आजाद होकर अपनी जिंदगी गुजारूं। मेरे दोस्त ने जो सपना देखा था उस सपने को मैं जीऊं। और इसी के साथ एक बीस्ट पीछे से निकलता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी होकर सामने की तरफ गिर जाता है। तो हाजिन नीचे गिरता है और इसी के साथ ही वो बीस्ट जो होता है फिर से अपने पंजे लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि इसने सेम जगह के ऊपर दोबारा मुझे स्क्रैच दिया। पहले मेरी बैक के ऊपर एक स्क्रैच लग चुका है और इसने उसी जगह के ऊपर दोबारा अटैक किया है। तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा मैनरलेस हो। मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ मैनर सिखाने वाला हूँ। तो हाजिन फिर से अपनी बची कुछ पावर्स को इकट्ठा करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर नहीं मरने वाला। और साथ ही वहां पर फिर से उस माउंटिंग ब्लास्टिंग टेक्निक को यूज करता है। एक्सप्लोसिव माउंटेन ब्लास्ट टेक्निक को यूज करते हुए जब उस बीस्ट के ऊपर अटैक करता है तो बीस्ट के परखच्चे उड़ जाते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कहता है कि मैं इस जगह के ऊपर इस जंगल के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। तो इसी के साथ डोंगपिल भागता आगे बढ़ता और कहता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर प्रॉपर्ली खड़ा भी नहीं हो पा रहा, क्या तुम मुझे उठाकर लेकर जा सकते हो। तो वो कहता है हाँ मैं उठा तो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर से जा पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सामने देखो। और इसी के साथ ही वो सामने देखते हैं तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा टाइगर आ जाता है, जो कि बाकी के सभी टाइगर्स का मास्टर होता है और उसकी 3 आंखें होती है और वो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो वो अपनी तीनों आंखें जब खोलता है तो उसका प्रेशर रिलीज होता है। हाजिन कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा है, ये तो यहाँ पर अपनी प्रेशर फोर्स को यूज कर रहा है, अपनी डोमिनेंस पावर को यूज कर रहा है। लेकिन साथ ही हमारी फॉक्सी को दिखाता है कि फॉक्सी जो होती है वो जंगल के अंदर जाना स्टार्ट करती है। हाजिन वहां पर उस बड़े से मॉन्स्टर को फेस कर रहा होता है। इसी के साथ ही हमारे हाजिन को वहां पर दोबारा से अपनी पास्ट लाइफ का एंड याद आता है, जहां पर डीमन क्वीन ने उसके ऊपर अटैक किया था, डीमन क्वीन ने उसकी गर्दन काट दी थी। तो उसे यहाँ पर सब कुछ वही याद आता है। हाजिन कहता है क्या मैं यहाँ पर फिर से मरने वाला हूँ, क्या मैं यहाँ पर इस लाइफ में जिसमें मैंने सपना देखा था आजाद होने का, क्या मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। डोंगपिल से कहता है कि यंग मास्टर हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज आप यहाँ से भाग जाएं, जिस डायरेक्शन से मैं आया हूँ आप उस डायरेक्शन में वापस चले जाएं। जबकि मैं यहाँ पर इन सभी को रोकने की कोशिश करता हूँ। और वो 3 आंख वाला जो डीमन बीस्ट होता है वो उनकी तरफ देखता है, घुरा रहा होता है, लेकिन साथ ही वहीं पर शांत हो जाता है और घबराकर पीछे की तरफ हट जाता है। वहां पर उनके साथ जितने बीस्ट होते हैं वो सारे के सारे घबराकर पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फॉक्सी वहां पर पहुंच जाती है। तो फॉक्सी आकर उन दोनों के सामने खड़ी हो जाती है, अपनी पावर्स को रिलीज करती है। तो हाजिन कहता है कि फॉक्सी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और इसी के साथ ही फॉक्सी जैसी वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है वहां पर एक जबरदस्त एनर्जी बीम निकलती है और उसी एनर्जी बीम और रोशनी के साथ ही सारे के सारे बीस्ट वहां पर से डरकर भाग जाते हैं। और यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है बाहर का दिखाया जाता है। वो लोग सॉलिटरी बैम्बू ट्री के अंदर से बाहर निकल आते हैं। फॉक्सी को दिखाते हैं कि वो हाजिन के मुंह के ऊपर चाट रही होती है। तो हाजिन जो होता है उसकी वजह से उसे होश आ जाती है। वो अपनी आंखें खोलता है और फॉक्सी की तरफ देखता है कि वो उसके मुंह के बहुत ज्यादा करीब होती है। वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो गया, क्या मैं फिर से मर गया हूँ, क्या मैं यहाँ पर जन्नत के अंदर आ गया हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसका मतलब यह है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो वो उसे कहता है फॉक्सी ये क्या सब कुछ तुमने किया है, आखिर तुम हो क्या, तुम क्या चीज हो। और साथ ही वो उसके साथ फिर से लिपट जाती है। हाजिन कहता है मुझसे दूर हो, ये तुम क्या कर रही हो। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि ये क्या करने वाली है, कहीं ये मुझे खाने वाली तो नहीं है। लेकिन साथ ही वो उसके पेट के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। फिर साथ ही हमारा हाजिन डोंगपिल से कहता है डोंगपिल तुम वहां पर क्या कर रहे हो, जल्दी से उठो, यहाँ पर इस चीज को मेरे ऊपर से हटाओ, तुम मेरे बॉडी गार्ड हो, तुम यहाँ पर मुझे गार्ड भी नहीं कर पा रहे और तुम खुद वहां पर क्यों ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े हो। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हिमालय डीमन पैलेस का दिखाया जाता है, जहां पर मेन सभा चल रही होती है, जहां पर डीमन लॉर्ड बैठा होता है और बाकी के सभी मंत्री भी वहां पर आए होते हैं। सभी लोग उसके सामने सर झुकाते हैं, उसे ग्रीट करते हैं। फिर साथ ही वहां पर कार्रवाई स्टार्ट की जाती है। मास्टर मूडैम जो होते हैं वहां पर कहते हैं कि यहाँ पर आपको पता है कि कुछ दिनों के बाद मारा फेस्टिवल के नाम से एक फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। और साथ ही वो उनसे कहता है कि हर बार यहाँ पर इस फेस्टिवल में हमारा बहुत ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन इस बार हर बार की तरह बहुत सारा खर्चा तो होगा, लेकिन इस बार टोटल जो है वो 50,000 नियांग खर्चा होने वाला है, जो कि पिछली बार से 12,000 ज्यादा है। तो क्या मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा कि इस बार यहाँ पर ज्यादा खर्चा क्यों बना है। हमारे डीमन लॉर्ड यहाँ पर इसके लिए एक्सप्लेनेशन जानना चाहता है कि इस बार यहाँ पर
12,000 न्यांग का एक्स्ट्रा खर्चा क्यों बनाया जा रहा है? फैसिलिटी मास्टर क्या आप यहाँ पर हमें कुछ बताना चाहेंगी? तो इसी के साथ ही फैसिलिटी मास्टर वहां पर से आगे निकलती है और कहती है हाँ क्यों नहीं मास्टर मोडेम, मैं यहाँ पर आप लोगों को इस बात की एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगी। आप सभी लोग जानते हैं कि अब जबकि फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर नहीं है, वो एक बहुत ही जरूरी काम में बिजी है, तो उनकी जगह के पर मुझे यहाँ पर ये सारे का सारा मैनेज करना पड़ा। और आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने सेक्टर्स है जो कि हमें यहाँ पर सपोर्ट देते हैं। सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट में 7 बड़ी फैमिलीज और 7 बड़ी फैमिलीज जो हैं वो डिमोनिक कल्ट को पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं, चाहे कैसा भी मुश्किल वक्त क्यों ना, वो सातों बड़ी फैमिलीज हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती हैं। तो इस बार के हमारा फेस्टिवल में मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर उन सातों बड़ी फैमिलीज को कुछ रकम देकर उन सभी लोगों की क्या कहते हैं उसको प्रोत्साहन की जा सके, या फिर इसको कहते हैं कि उनकी हौसला अफजाई की जा सके, ताकि वो आगे भी इसी तरह हमारी मदद करते रहे, डिवाइन कल्ट की मदद करते रहे। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर मूडैम उसे कहते हैं मैं यहाँ पर डिमन लॉर्ड के बिहाफ पर तुमसे ये कहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ये ऑनर की बात है कि उन लोगों को यहाँ पर पैसे दिए जाएं? मुझे लगता है कि उनके लिए यही बड़ी ऑनर की बात है कि सातों बड़ी फैमिलीज के लीडर्स को उनको यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट का साथ देने के बदले में हर बार यहाँ पर हर साल के एंड पर डीमन कल्ट के डीमन लॉर्ड जो है पर्सनली अपने हाथ से बनी हुई वाइन जो है वो उन्हें देते हैं। क्या आपको लोग लगता है कि ये वाली जो उनके लिए ऑनर है क्या ये कम है? क्या आपको लगता है कि इस वाइन के बदले में जो कि डीमन लॉर्ड अपने हाथों से उनको देते हैं उसके बदले में उन्हें पैसे देना ठीक रहेगा? ये बात सुनने के बाद सभी लोग वहां पर खामोश हो जाते हैं। फैसिलिटी मास्टर भी उसे कहती है ठीक है सर, मैं भी यहाँ पर इस बात को मान लेती हूँ और मैं दोबारा यहाँ पर आपके लिए अच्छा सुझाव लेकर आऊंगी। मास्टर मूडैम डीमन लॉर्ड से कहते हैं कि सर ये मसला तो यहाँ पर हल हो गया। तो डीमन लॉर्ड कहता है कि चलो फिर ठीक है। फिर साथ ही वो कहता है कि फर्स्ट यंग मास्टर कहाँ पर है? लगता है कि वो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है। तो मास्टर मूडैम कहते हैं हाँ सर, वो अभी भी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है, वो इस वक्त थर्ड गार्डियन डीमन हॉल में है। तो फिर साथ ही वो कहता है तो फिर सेकंड जल्दी से सामने आओ। और इसी के साथ सेकंड यंग मास्टर जो कि इसका सेकंड डिसाइपल होता है वो सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे ग्रीट करता है। तो डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि मुझे बताओ कि आगे तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम दोबारा क्लोज डोर ट्रेनिंग में जाने वाले हो? तो वो कहता है नहीं सर, मैं दोबारा यहाँ पर क्लोज डोर ट्रेनिंग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, स्पेशली क्लोज डोर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जब वो ये बात करता है सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि सेकंड यंग मास्टर को अपने ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है कि वो दोबारा ट्रेनिंग में नहीं जाना चाहता। उसे लगता है कि वो अभी यहाँ पर सभी यंग मास्टर्स को हराने के काबिल हो गया है। डीमन लॉर्ड भी इस बात से काफी हैरान तो होता है, लेकिन साथ ही उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पर पूरा भरोसा है, तो यही बात काफी ज्यादा अच्छी है कि तुम यहाँ पर दोबारा ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना चाहते। तो फिर ठीक है, तुम जो करना चाहते हो वो करो। और सभी लोग इस बात से और भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि डीमन लॉर्ड यहाँ पर किसी को पर्सनली ये कह रहे हैं कि वो ट्रेनिंग को छोड़ दे और जो करना चाहता है वो करे। काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें पता है कि सेकंड यंग मास्टर जो है वो नया सक्सेसर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो सेकंड यंग मास्टर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही वो फोर्थ यंग मास्टर से कहते हैं कि सामने आओ। तो फोर्थ यंग मास्टर उसके सामने आता है। डीमन लॉर्ड उसे कहते हैं कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था, उस दिन की निस्बत से आज तुम्हारी हालत उससे भी ज्यादा बुरी है। लगता है कि तुम रात को सो नहीं रहे, तुम रात को भी ट्रेनिंग कर रहे हो। तो वो कहता है कि जी मास्टर ऐसी ही बात है। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं काफी ज्यादा देर हो चुकी है। लॉर्ड उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर इस बारे में नहीं पता होगा कि तुम रातों को क्या करते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। तुम सारी रात बस ये सोचते रहते हो कि तुम्हें यहाँ पर सक्सेसर कैसे बनना है, दूसरों को कैसे हराना है, लेकिन असल में तुम यहाँ पर मेहनत नहीं कर रहे। अगर तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करोगे तभी ये सब कुछ अचीव कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 22 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डीमन लॉर्ड अपने बाकी के सभी डिसाइपल्स को क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स देने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डीमन लॉर्ड फोर्थ यंग मास्टर से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, जबकि फोर्थ यंग मास्टर सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेरे मास्टर हमेशा मुझे इसी तरह से बात करते हैं और इसी तरह के मशवरे देते हैं, लेकिन मुझे इस वक्त मार्शल आर्ट्स के ऊपर या फिर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करने की बजाय अपने स्पोर्टर्स के ऊपर फोकस करना है। जितने ज्यादा मेरे पास मेरे हमायती होंगे उतनी ज्यादा मेरी पावर बढ़ेगी और मैं अपनी मुश्किलों को आसान बना लूंगा। फिर साथ ही वो फिफ्थ से कहते हैं कि फिफ्थ यंग मिस जल्दी से सामने आ जाओ। तो वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो वो उसे कहते हैं वेरी गुड। और ये बात सुनने के बाद सेकंड यंग मास्टर और फोर्थ यंग मास्टर दोनों काफी हैरान होते हैं कि इसे यहाँ पर वेरी गुड क्यों कहा गया है। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स के साथ तुम्हारी बॉडी को ग्रो करने के लिए यहाँ पर एक लिमिट है, लेकिन जब यहाँ पर से ये मीटिंग खत्म हो जाएगी मैं चाहता हूँ कि तुम एल्डर्स कोर्ट के पास चले जाओ, उनके मास्टर के साथ जाकर मिलना। मैं उनके साथ पहले से सारे अरेंजमेंट करवा दूंगा। वहां पर जाकर तुम्हें हमारी 10 डिमोनिक कार्ड्स में से एक डिमोनिक कार्ड को चूज करने का मौका मिलेगा। तो वो उनसे कहती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया, मैं ऐसा ही करूंगी जैसा आपने कहा है। साथ ही हमारे डीमन लॉर्ड जो होते हैं वो पूछते हैं कि छठा यंग मास्टर कब वापस आने वाला है। तो उसे बताया जाता है कि छठा यंग मास्टर जो हमारा फेस्टिवल में अपने पैट्रियार्च के साथ वापस आ जाएगा। फिर साथ ही वो कहते हैं और सबसे यंगेस्ट कहां पर है, यानी सातवीं यंग मिस जो होती है वहां पर सबसे छोटी होती है। तो वो उसे कहते हैं कि सामने आओ, और वहां पर उसके सामने आती है, लेकिन बेचारी वहीं पर रो रही होती है। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे बिगड़े हुए बच्चों के लिए कल्ट में कोई भी जगह नहीं है। शुक्र करो कि मैंने जहां पर तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया। तुम्हें जहां पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। मेरे सामने इस तरह की रोती हुई स्टेट में बिल्कुल भी ना आया करो। और इसी के साथ ही बेचारी डर के मारे काम रही होती है और कहती है कि डीमन लॉर्ड मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। तो वो कहता है क्या तुम्हें जहां पर मौत से डर लगता है? तो वो लड़की कहती है नहीं सर, मुझे मौत से डर नहीं लगता। डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम सभी लोग मेरे डिसाइपल हो, मैंने तुम में से किसी को भी यहाँ पर रेस्ट करने के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया। अगर तुम लोग यहाँ पर असल में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, और तुम सभी लोगों को अपनी लिमिट से बाहर निकलना होगा, तभी तुम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। क्या तुम सभी लोगों को मेरी बात की समझ आ गई? फिर साथ ही वो कहता है कि थर्ड यंग मास्टर, मुझे लगता है कि वो लेट हो गया है। तो वो उसे कहते हैं जल्दी से अंदर आ जाओ, और इसी के साथ उसके लिए दरवाजा खोला जाता है। ऐसे वहां पर दरवाजा खोला जाता है तो स्योरियोंग वहां पर अंदर आता है। आते ही उनसे कहता है कि थर्ड यंग मास्टर स्योरियोंग यहाँ पर डीमन लॉर्ड को ग्रीट करता है, और सभी लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उसकी मार्शल प्रोवेस वापस आ चुकी है। उसकी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, अब वो पहले वाला बिल्कुल भी नहीं रहा। तो वो कहते हैं कि 8 महीने पहले तक की ब्लॉकेज की वजह से इसकी बॉडी हड्डियां बन चुकी थी, लेकिन अब देखो जब बिल्कुल परफेक्ट बॉडी के साथ यहाँ पर वापस आया है। जबकि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर आने के बाद सोच रहा था डीमन लॉर्ड यहाँ पर तुम्हें मुझे दोबारा देखकर खुशी तो जरूर हुई होगी। और इसी के साथ डीमन लॉर्ड भी उसकी तरफ देखता और कहता है कि आज पिछले 8 महीने में इस लड़के ने वहां पर ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर से इतना ज्यादा ऑमिनस ऑरा निकल रहा है कि ये अपने ऑमिनस ऑरा को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। और मुझे लगता है कि इस लड़के को इस बारे में पता भी नहीं होगा कि इसकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी गैदर हो चुकी है। इसके साथ डीमन किंग जो होता है वहां पर उसे देखने के बाद एक नया लफ्ज बोलता है, यानी एक्सीलेंट का लफ्ज बोलता है। ये बात सुनने के बाद सभी को एक झटका लगता है। वो सभी लोग कहते हैं आज से पहले डीमन लॉर्ड ने जहां पर किसी के बारे में भी ये वाला रिमार्क नहीं दिया। ये सबसे हाईएस्ट रिमार्क है जो वो यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के बारे में दे रहे हैं। तो डीमन एम्परर कहते हैं कि सॉलिटरी बैम्बू ट्री, क्या तुम्हें वहां पर मजा आया? तुमने कहा ना तुम्हें फ्रेश एयर चाहिए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि डीमन लॉर्ड वो जगह वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की थी, वहां पर ताजी हवा तो बहुत ज्यादा कमाल की थी और मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। फिर साथ ही वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मेरे पीछे आ जाओ। और इस बात से हाजिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, ये यहाँ पर मुझे कंप्लीमेंट इसने किया नहीं और इसी के साथ मुझे कह रहा है कि मेरे पीछे आ जाओ, ये मुझसे क्या चाहता है। और साथ ही वो मुडैम से कहता है कि बाकी सबका तुम खुद संभालो और सभा को बर्खास्त कर दो। और इसी के साथ ही वो उसके अपने साथ लेकर वहां पर से आगे की तरफ चल पड़ते हैं। तो वो हाजिन को लेकर वहां पर से चले जाते हैं। जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं जब कोर्ट बर्खास्त हो जाता है तो इसी के साथ ही फैसिलिटी मास्टर के पास कुछ एल्डर्स खड़े होते हैं और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि आप तो यहाँ पर काफी परेशान होंगी क्योंकि आपको यहाँ पर दोबारा से वो सारे का सारा बजट मैनेज करना होगा। तो वो कहते हैं नहीं ये सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो फिर साथ ही वो उसे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। तो वो कहती है नॉर्दर्न साइड के ऊपर किसी ने अपना नया बिजनेस एक्सपैंड किया है, तो वो उसी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से यहाँ पर कोई फिर से अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की बेवकूफी कर रहा है। तो एल्डर से कहते हैं कि हाँ हर बार कोई ना कोई यहाँ पर अपनी ऐसी बेवकूफी करता ही है, लेकिन लगता है कि हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो बड़ी आसानी से इस मसले को भी हल कर लेंगे। साथ उनमें से एल्डर कहता है कि थर्ड यंग मास्टर के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? थर्ड यंग मास्टर 8 महीने पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और यहाँ पर डीमन लॉर्ड ने उसे पर्सनली एक्सीलेंट भी बोला है जो कि हाईएस्ट रिमार्क्स हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ शिपा तो ठीक है, लेकिन उसे देखकर अब तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो की ब्लॉकेज की वजह से बीमार हो गया था, अब तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। जबकि फोर्थ यंग मास्टर वहां पर सोच रहा था जब मेरे पास यहाँ पर मौका था, जब वो की ब्लॉकेज की वजह से बिस्तर पर पड़ा था, मुझे उसी वक्त उसे मरवा देना चाहिए था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ये काम करना होगा इससे पहले कि वो दोबारा से स्ट्रॉन्ग बन जाए। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन गैज़िबो को दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन एम्परर जो होते हैं वो हाजिन को अपने साथ लेकर आते हैं और हाजिन से कहते हैं कि बैठ जाओ। तुम्हारा हाजिन जो होता है वहीं पर बैठ जाता है। जब वो वहां पर बैठ जाता है तो डीमन एम्परर जो होते हैं वो उसके सामने बैठे होते हैं। तो हाजिन सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इतना ज्यादा घबरा रहा हूँ जितना मैं वहां पर बैम्बू ट्री फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स के सामने घबरा रहा था, लेकिन यहाँ पर इसकी घबराहट उससे भी ज्यादा है क्योंकि ये जब भी मेरी तरफ घूर कर देखता है तो बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेरे साथ यहाँ पर कुछ बुरा करने वाला है। और इसी के साथ डीमन एम्परर जो होता है उसके ग्लास में वाइन डालते हैं और कहते हैं ये पी लो। तो हाजिन सोच रहा था कितने दिन हो गए अच्छी वाइन पिए हुए। फिर साथ ही वो उसे कहता है कभी तुमने यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन मूविंग टेक्निक को मास्टर करना है जो कि हमारे डिमोनिक आर्ट्स में से बेहतरीन डिमोनिक आर्ट है। तो हाजिन वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर किस टेक्निक की बात कर रहा है और साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इससे ये भी नहीं पूछ सकता क्योंकि अगर मैंने इसे ये पूछा कि ये कौन सी टेक्निक है तो फिर ये सोचेगा कि इसे इस बारे में पता क्यों नहीं है। तो वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इससे आगे से क्या जवाब दूं। वो बिल्कुल भी वहां पर खामोश हो जाता है। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं, इसी के साथ डीमन लॉर्ड से कहते हैं कि लड़के तुमने यहाँ पर क्या किया, तुमने एक डिमोनिक आर्ट के साथ एक दूसरी आर्ट को मिक्स करके एक नई आर्ट बना ली है। तो इस बात से हाजिन को झटका लगता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसको कैसे पता चल गया कि मैंने मार्शल आर्ट्स को पहले से बेहतर बनाया
बनाया, मैंने यहाँ पर अपनी डार्क शैडो की को उसके अंदर मर्ज किया था डिमोनिक आर्ट के अंदर। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर जिस आर्ट को यूज किया है वो बुद्धिस्ट सेक्टर की आर्ट थी। तो हमारा हाजिन जो होता है इस बात से और भी हैरान हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर सिर्फ मुझे देखकर, हालांकि मैंने अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को रिलीज भी नहीं किया, ये उसे देखकर ही बता सकता है कि मैंने यहाँ पर बुद्धा सेक्टर की टेक्निक को डिमोनिक आर्ट की टेक्निक के साथ मिक्स किया, यानी ब्लैक शैडो टेक्निक जो थी वो बुद्धा सेक्टर की टेक्निक थी। हाजिन सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर इसके मूड को बिल्कुल भी जान नहीं पा रहा, क्या ये इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्या ये यहाँ पर इस बात को समझ चुका है कि मैं सियोर योंग नहीं हूँ, मेरे पास यहाँ पर बुद्धा सेक्टर की टेक्निक कहाँ से आई। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि बहुत ही अच्छा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं इस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। तो इस बात से हाजिन की जान में जान आती है। तो वो उसे कहते हैं यहाँ पर अपनी एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बनाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, खास तौर पर बुद्धा की टेक्निक को, बुद्धा की जो टेक्निक है उन्हें डिमोनिक आर्ट्स के साथ मिक्स करना, क्योंकि डिमोनिक आर्ट्स जो है ये हमेशा ही यहाँ पर फोकस करती है वायलेंट की तरफ, जबकि दूसरी तरफ से जो दूसरी आर्ट्स होती है वो डिफेंस को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी वजह से दोनों टेक्निक्स को मिक्स करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो हाजिन कहता है कि हाँ, मैंने भी यहाँ पर इस बारे में काफी ज्यादा सोचा था और उसके बाद मैंने बुद्धा टेक्निक को सिलेक्ट किया था। हाजिन कहता है कि मुझे लगा था कि यही मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगी, मैंने दूसरी टेक्निक्स को भी मिक्स करने की कोशिश की थी लेकिन वो मिक्स नहीं हो पाई थी और यहाँ पर इसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छे निकले। तो इसी के साथ डीमन किंग उसे कहते हैं तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके साथ आगे कहां तक जा पाओगे। तो हाजिन इसी के साथ खामोश हो जाता है। डीमन एम्परर से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि डिमोनिक कार्ड जो है तुम्हें यहाँ पर दी गई थी उन सभी के अंदर यहाँ पर पावर जो है वो बहुत ज्यादा कम है और उनका इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा कम है, लेकिन फाउंडेशन के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर तुम यहाँ पर बुद्धा की टेक्निक को इसके साथ मर्ज कर रहे हो तो फिर मुझे लगता है कि इसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, ये टेक्निक आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसी वजह से अगर तुम यहाँ पर दूसरी आर्ट्स को मॉडिफाई करना चाहते हो तुम्हें यहाँ पर पहले सोचना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम इस आर्ट को आगे कहां तक बढ़ा पाओगे। तो तुम यहाँ पर किसी टेक्निक को मिक्स ही करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ही हाई लेवल की टेक्निक्स को मिक्स करना चाहिए था। समझ लो कि एक बड़े से ग्राउंड के अंदर तुमने एक छोटा सा फूल का पौधा लगा दिया, जबकि उस जगह के ऊपर तुम एक बड़े से पेड़ को भी लगा सकते थे। साथ ही डीमन एम्परर से कहते हैं लेकिन ये भी अच्छा है क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं, तुम्हारी मार्शल आर्ट्स काफी ज्यादा बेहतर है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो हाजिन इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या बस यहाँ पर इतना ही, क्या इसने मुझे सिर्फ यही कहने के लिए यहाँ पर बुलाया था कि मेरी टेक्निक जो है मैंने मर्ज करके मुझे बहुत ही अच्छा किया और यहाँ पर इस बात से काफी इंप्रेस और अब यहाँ पर से मुझे जाने का कह रहा है। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मुझे कोई इनाम देगा कि मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। साथ ही हाजिन उसे कहता है तो फिर ठीक है अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हाजिन के रास्ते में और जंग मास्टर दोबारा से आएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डीमन एम्परर जो होते हैं वो हमारे हाजिन से कहते हैं कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो वहां पर से जाने लगता है, उसे कहता है कि तो फिर ठीक है फेयरवेल, लेकिन इसी के साथ ही डीमन एम्परर से कहता है कि ये वाइन की बोतल भी साथ ले जाओ। हमारा हाजिन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कोई बड़ा इनाम देगा लेकिन ये तो यहाँ पर आधी पी हुई वाइन की बोतल मुझे दे रहा है, आखिर मैं इसका क्या करूंगा। इसके साथ ही हमारा हाजिन उसके साथ वहां पर ज्यादातर बहस नहीं करता और इसी के साथ ही वो बोतल को उठाता है वहां पर से वापिस आ जाता है। जब हमारा हाजिन वहां पर से वापिस आता है वो घर की तरफ आ रहा था और कहता है कि अब घर जाकर ही मैं सुकून की सांस ले पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर डीमन लॉर्ड के सामने तो मैं चैन से सांस भी नहीं ले पाता, जब भी मेरे आसपास होता है उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है। फिर साथ ही वो कहता है कि पता नहीं उसने यहाँ पर मुझे आधी पी हुई बोतल क्यों दे दी, आखिर इस अल्कोहल की बोतल का मेरे साथ क्या ताल्लुक वास्ता, मैं यहाँ पर इस आधी पी हुई बोतल को क्यों लूंगा, मुझे यहाँ पर पूरी बोतल चाहिए थी। और इसी के साथ ही उसके साथ डोंगपिल बैठा था, डोंगपिल उसके हाथ से बोतल छीन लेता और कहता है कि ये क्या यंग मास्टर, क्या वाकई में ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर इस वाइन को पहचानते हो। तो वो कहता है हाँ मैं इसको पहचानता हूँ, ये हीवनली स्पिरिट ब्रू है, हीवनली स्पिरिट ब्रू जिसे स्पेशली यहाँ पर डीमन एम्परर अपने हाथ से बनाते हैं। शायद आपको नहीं पता कि ये वाली वाइन जो है ये डीमन एम्परर खुद अपने हाथ से बनाते हैं और सिर्फ हाई लेवल के डीमन एम्परर यहाँ पर इसको पी सकते हैं, या तो डीमन एम्परर उन लोगों को देते हैं कि जिनसे वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिवार्ड है जो डीमन एम्परर किसी को देते हैं। अगर उन्होंने पर्सनली यहाँ पर अपने हाथ से आपको ये दिया तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है और आपकी इज्जत में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। तुम्हारा हाजिन जो होता है वो उसको सिर्फ और सिर्फ एक वाइन की बॉटल समझ रहा था, लेकिन असल में इन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि यहाँ पर उन्हें डीमन एम्परर के हाथ से उसकी बनाई हुई स्पेशल वाइन दी जाए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है अब जबकि तुमने यहाँ पर इसकी इतनी तारीफ कर दिया तो फिर रात के वक्त आ जाना, दोनों मिलकर पियेंगे। तो डोंगपिल उसे कहता है लेकिन सर यहाँ पर जब आपको घर छोड़ दूंगा उसके बाद मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी और मैं आपका बॉडीगार्ड नहीं रहूंगा और मुझे वापस कोर्ट ऑफ एल्डर में जाना पड़ेगा। हाजिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम यहाँ पर इस वाइन को नहीं पीना चाहते तो फिर ठीक है मैं अकेले इसको पी लूंगा।
डोंगपिल कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं एक बार यहाँ पर से वापस जाऊंगा, कोटा फिल्टर में जाकर अपनी अटेंडेंस लगवाकर वापस आ जाऊंगा, फिर हम लोग मिलकर पियेंगे। तो नेक्स्ट सीन जो होता है उसके घर का दिखाया जाता है। तुम्हारा हाजिन जो होता है अपने घर के दरवाजे के बाहर आता है और कहता है इतने अरसे तक वहां पर बैम्बू ट्री जंगल के अंदर रहने के बाद फाइनली अब यहाँ पर मुझे अपना घर भी काफी अच्छा लगने लगा है। तो उसी के साथ ही दरवाजा खोलकर अंदर आने लगता है। तो उसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है वहां पर फॉक्सी होती है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर कहां से आ गई, क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी, मैं तो तुम्हें अपनी गाड़ी में लेकर नहीं आया। साथ ही हाजिन उसे कहता है कि अब जबकि तुम मेरे पीछे पीछे जहां तक आ गई तो फिर ठीक है, आज के बाद से मैं तुम्हें अच्छे से पालूंगा और तुम्हें अपने साथ रखूंगा। और वो भी आगे से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसे उठाता है, उसे लेकर अंदर आ जाता है। जैसे ही वहां पर वो अंदर आता है तो वो कहता है कि अंगवा मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, मुझे लगता है कि इतने अरसे के बाद अंगवा को मुझे देखकर काफी ज्यादा खुश होने वाली है और मैं भी उसे देखकर काफी खुश होऊंगा। लेकिन साथ उसे वहां पर से बहुत ही ऑमनियस एनर्जी महसूस होती है, जैसे कि यहाँ पर कोई पहले से मौजूद था, यानी कि बहुत ही पावरफुल डिमोनिक कोरा उसे महसूस होता है। तो हाजिन कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लगता है कोई है जहाँ पर, कोई तो है जो यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया होगा। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन वो जा चुका है, जिस तरह से उसकी एनर्जी यहाँ पर लो होती जा रही है मुझे लगता है कि वो यहाँ से जा चुके हैं और इस साइड से वो गए हैं। तो उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे आने से पहले यहाँ पर मेरे घर के अंदर आकर छुपे, क्या उन्हें इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि डीमन एम्परर के थर्ड डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की वजह से वो मारे भी जा सकते हैं। फिर साथ ही दरवाजा खुलता है, अंगवा भागती हुई बाहर आती है और कहती है यंग मास्टर वापस आ गए। तो वो भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तो वो सबसे पहले उसके सामने अपना सर झुकाती है और वही सब कुछ दोहराती है जो ये सभी लोग दोहराते हैं। तो वो कहता है कि अब तुम्हें ये सारी बातें कहने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है सर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आपके साथ बैम्बू ट्री जंगल में कुछ बुरा तो नहीं हुआ, मैंने उस बैम्बू ट्री जंगल के बारे में सुना है कि वो बहुत ही बुरी जगह है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर से क्या बताऊं कि मेरे साथ वहां पर क्या क्या बुरा हुआ। फिर साथ ही उसे कहता है कि अंगवा तुम पहले से काफी ज्यादा कमजोर लग रही हो। तो वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो अपना प्रॉपर से ध्यान रख रही थी, लेकिन हो सकता है कि आपकी फिक्र में मैं कमजोर हो गई हूँ। मैं तो यहाँ पर रोजाना आती थी, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन यहाँ पर आती रही और आकर सफाई करती रही, ताकि आपके यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर घर साफ सुथरा दिखाई दे, कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर कंप्लेन करें। तो वो कहता है हाँ ये बात तो है कि तुम यहाँ पर इस घर को काफी चमका कर रखा हुआ है। तो फिर साथ ही अंगवा उसे कहते हैं कि यंग मास्टर आपके नहाने के लिए मैं पानी गर्म करती हूँ जिसमें काफी टाइम लगेगा। तो हमारा हाजिन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है जाओ पानी गर्म करो। और थोड़ी देर के बाद अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो टैप के अंदर बैठा होता है, वहां पर गर्म पानी के अंदर नहा रहा होता है, सोच रहा होता है मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता कि कोई मेरे घर के अंदर घुस गया था और मुझे मारने के लिए यहाँ पर आया था। क्या ये वही हो सकता है? क्योंकि जब मैं वहां पर पैलेस के अंदर आया था तो वहां पर उसके डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल जो था मुझे घूर घूर कर देख रहा था, मुझे लगता है कि वही है, वही फोर्स यंग मास्टर है जो मुझे मरवाना चाहता है। तो अब जबकि वो ये सब कुछ कर रहा है तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं? तो वो कहता है कि अब उस कमीने को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे खिलाफ ये सारे प्लान्स बनाने की? तो वो कहता है कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जानने की जरूरत है कि ये ह्यूमनली डिवाइन डीमन कल्ट जो है चलता कैसे है। मुझे यहाँ पर लोगों के रिलेशंस के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि जितनी ज्यादा मेरे पास यहाँ पर पावर होगी, जितने ज्यादा लोग मेरे साथ होंगे, उतनी ज्यादा मेरे पास पावर बढ़ेगी। क्योंकि पास्ट लाइफ में मैंने ये देख लिया तो मैं अकेला था और अकेला मैं वहां पर से राइटियस ह्यूमन अलायंस फैक्शन को छोड़कर नहीं जा पाया। अगर मेरे पास यहाँ पर दोस्त होंगे जो कि मेरी सही तरह से मदद कर सकते हैं तो फिर मैं यहाँ पर से निकल कर जा सकता हूँ। और वो सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर अच्छे दोस्त बना लेता हूँ, अच्छे कॉन्टेक्ट बना लेता हूँ तो फिर यहाँ से निकला जा सकता है। और इसके लिए डोंगपिल की जरूरत पड़ेगी। डोंगपिल से पूछता हूँ कि शायद उसे यहाँ पर लोगों के बारे में पता हो। फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट शाम के रात के वक्त का दिखाया जाता है जहां पर फोर्थ जंग मास्टर को दिखाती हैं। फोर्थ जंग मास्टर के पास शाइनवी डॉक्टर आता है और उसे कहता है कि जंग मास्टर वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं जिन लोगों को आपने वहां पर हायर किया था और थर्ड जंग मास्टर के घर में छुपा कर रखा हुआ था, ताकि जैसे थर्ड जंग मास्टर वहां पर आए वो उसके ऊपर अटैक करे और उसे असैसिनेट कर दे। लेकिन अब वो कह रही है कि अचानक से वहां पर उसके आने से पहले उन्हें वापस क्यों बुला लिया गया। फोर्थ जंग मास्टर उसे कहता है कि डॉक्टर क्या तुमने वहां पर देखा नहीं जब उसकी एंट्री हुई, यानी थर्ड जंग मास्टर की कोर्ट में एंट्री हुई, तो वो देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, यानी कि अब सिचुएशन काफी ज्यादा बदल चुकी है। हम लोग उसके ऊपर अटैक करवा के उसे मरवा नहीं सकते क्योंकि वो आगे से फाइट बैक कर सकता है। और डॉक्टर से कहता है लेकिन उन लोगों का क्या करे, वो सभी लोग हमारा साथ देना छोड़ देंगे। तो फोर्थ जंग मास्टर से कहता है कि उन सभी लोगों को पैसा दे दो, क्योंकि वो सभी लोग तो पैसे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और इसी के साथ ही उन सभी के मुंह बंद हो जाएंगे। हमें यहाँ पर कुछ और प्लान बनाना होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें जाकर फैसिलिटी मास्टर से मिलने की जरूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पावर की जरूरत है। अगर मुझे यहाँ पर कोई अंदर का आदमी मिल जाता है तो फिर इसके साथ ही मैं थर्ड जंग मास्टर को रास्ते से हटा सकता हूँ। नेक्स्ट सीन थर्ड जंग मास्टर के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर अंगवा बहुत सारा खाना तैयार करती है और इसी के साथ ही डोंगपिल लेट आता है। तो उसे कहते हैं कि तुम लेट हो गए। तो हाजिन उसे कहता है कि अंगवा ने तुम्हारे लिए खाना बनाया, ये सारे का सारा ठंडा हो रहा है, चलो जल्दी से यहाँ पर बैठ जाओ। जबकि अंगवा उसे कहती है कि थर्ड जंग मास्टर क्या यहाँ पर मैं आपके साथ कुर्सी पर बैठूं? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मैं नीचे बैठ जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाजिन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये ऑर्डर है, जल्दी से यहीं पर बैठी रहो, चलो जल्दी से कप बनाओ। और इसी के साथ ही वो तीनों वहां पर उस वाइन को पीते हैं जो कि डीमन लॉर्ड ने से तोहफे में दी थी और तीनों ही वहां पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो वहां पर पी रहे होते हैं और इसी के साथ ही काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे होते हैं। उनकी फॉक्सी भी वहीं पर उन्हीं का बनाया हुआ मीट खा रही होती है। और थोड़ी देर के बाद हमारा हाजिन जो होता है वो अंगवा को वहां पर से भेज देता है और वाइन लाने के लिए। फिर
साथ ही वो डोंगपिल से पूछता है, डोंगपिल मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो वो कहता है क्यों नहीं मास्टर, आप पूछें कि आप यहाँ पर क्या पूछना चाहते हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे ये बताओ, यहाँ पर किसी ऐसे बंदे से मिलना चाहता हूँ जिसको यहाँ पर डीमन कल्ट के बारे में सब कुछ पता हो, सभी के रिलेशंस के बारे में और इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में सब कुछ पता हो। क्या यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जो कि यहाँ पर मेरी हेल्प कर सके। तो वो उसे कहता है कि सर यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं जो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। उनमें से एक तो जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर है जिनके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन उनसे मिलना जो है वो इम्पॉसिबल है, वो इस वक्त यहाँ पर है भी नहीं। और दूसरा हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट ऑफ एल्डर जो है वो भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन वाली है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होती। और हाजिन उसे कहता है यही तो पूछ रहा हूँ, फिर मुझे किससे मिलना चाहिए। तो डोंगपिल उसे कहता है कि आपको फैसिलिटी मास्टर से मिलना चाहिए। फैसिलिटी मास्टर जो क्या है वो इस वक्त इंटरनल फाइनेंस को संभालती है। इंटरनल फाइनेंस को संभालने का मतलब यह है कि हर एक डिवाइन कल्ट के अंदर जितने भी पैसे अलॉट किए जाते हैं वो सारे के सारे वही अलॉट करती हैं। उनको यहाँ पर सबसे ज्यादा नॉलेज है। इसी तरह फोर्थ जंग मास्टर जो होता है वो भी सेम बात कर रहा था। वो डॉक्टर से कहता है कि उसके साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स कराओ, लेकिन डॉक्टर से कहता है आपको पता है ना ये कितनी ज्यादा खतरनाक बात हो सकती है। आपको पता है कि फैसिलिटी मास्टर कभी भी इस सब में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे और वो आपकी बात भी नहीं मानेंगी। तो फोर्थ जंग मास्टर से कहता है कि मेरे हाथ में उसकी नब्ज है, यानी कि मेरे पास उसका कुछ ऐसा राज है जिसकी वजह से वो मेरी बात जरूर मानेंगे और मैं उससे अपना काम करवा लूंगा। और जहां पर एपिसोड 24 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन दोनों में से कौन यहाँ पर फैसिलिटी मास्टर को अपने साथ देने के लिए मना लेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा पीक। तो गाइस लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सुबह का सीन दिखाते हैं। रात के वक्त इन लोगों ने बोझदा पी थी और सुबह के वक्त हमारा हाचिन जो होता है वो मॉर्निंग की ट्रेनिंग कर रहा होता है और अंगवा वहीं पर झाड़ू फेरी होती है। वो कहते हैं कि रात के वक्त यंग मास्टर ने बोझदा पी थी, लेकिन इस वक्त देखो तो जरा यहाँ पर किस तरह से ट्रेनिंग कर रहा है, ऐसे लगता है जैसे इनको चढ़ी ही नहीं और मैं पूरी रात वहां पर सोती रही। इसके साथ ही हमारा हाचिन जो होता है वहां पर ट्रेनिंग कर रहा था, बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा था। अंगवा कहती है जी तो बोझदा अमेजिंग है। और इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर जो होता है वहां पर ट्रेनिंग करते करते सोच रहा था, अपनी रात की बातों को सोच रहा था, जहां पर वो डोंगपिल से बात कर रहा था। हाजिन के पास यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं। हाजिन को सबसे पहला तो ये प्राइम मिनिस्टर के साथ जाकर बात करे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा बिजी इंसान है और वो इससे मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त इस डिवाइन डीमन कल्ट में है भी नहीं। इसी वजह से उसके पास दूसरा ऑप्शन बचता है फैसिलिटी मास्टर से जाकर मिलने का। तो हाजिन कहता है कि उस कमीने को यहाँ पर मैं हरा दूंगा, उस कमीने को यहाँ पर मुझे मारने की सजा तो मिलनी चाहिए। मैं यहाँ पर फैसिलिटी मास्टर से जाकर पहले डील करूंगा, मुझे जाकर उससे बात करनी चाहिए। और इसी के साथ ही हाजिन वहां पर सोच रहा था है। फिर साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब वो वहां पर उसके बारे में सोचता है, यानी कि फोर्थ जंग मास्टर के बारे में सोचता है, तो उसकी पावर लेवल्स भी बढ़ जाती है और गुस्से के साथ वहां पर वो अटैक कर रहा होता है, यानी प्रैक्टिस ही कर रहा होता है, लेकिन अटैक के साथ ही वहां पर नीचे का ग्राउंड टूटना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने यहाँ पर अपने लोगों को मेरे घर में भेज दिया, वो अपने सिबलिंग्स को यहाँ पर मरवाने की कोशिश कर रहा है। हम सभी लोग यहाँ पर डीमन एम्परर के डिसाइपल्स हैं, डीमन एम्परर के दूसरे डिसाइपल्स को वो नुकसान पहुंचाना चाहता है ताकि वो खुद आगे बढ़ सके, और मैं ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वो यहाँ पर मुझे रास्ते से हटाकर खुद थर्ड की जगह के ऊपर बैठ जाए। और इसी के साथ उसकी बॉडी से अनचाहे हुए पावर रिलीज होती है और उस पावर के साथ ग्राउंड के ऊपर काफी सारे गड्ढे बन रहे होते हैं। हाचिन कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी पिछली लाइफ से जो कुछ भी सीखा है वो ये था कि अकेले रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर यहाँ पर तुम्हारे पास पावरफुल कनेक्शंस है तो उनके साथ तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। अंगवा वहां पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है कि यंग मास्टर ने पूरे घर सहन में यहाँ पर गन डाल दिया, मैं सारे को साफ कैसे करूंगी। और इसी के साथ हमारा हाजिन कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे अब ये सब कुछ खुद ही संभालना होगा। साथ ही वो नीचे ग्राउंड के ऊपर देखता है और कहता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था, लगता है कि मेरा दिमाग यहाँ पर सही ठिकाने पर नहीं है, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। फिर साथ ही डोंगपिल वहां पर आता है तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर आ गए। तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर आ गया, क्या आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं देखें आपके लिए यहाँ पर आपकी तलवार लेकर आया हूँ जिसके बारे में आपने बताया था। मैंने सही साइज की तलवार ढूंढी जितना साइज आपने बताया था। तो हाजिन उस तलवार को पकड़ता और कहता है कि परफेक्ट, और साथ ही वो तलवार को वहां पर घुमाता और स्लैश लगाता है, स्लैश के अंदर से बहुत ही तेज हवा निकलती है। तो डोंगपिल इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, यंग मास्टर ने सिर्फ और सिर्फ तलवार को हल्का सा स्विंग ही दिया और यहाँ पर इतनी जबरदस्त प्रेशर वाली हवा कैसे निकली, ऐसे लगता है जैसे किसी बहुत ही पावरफुल तलवारबाज को उसकी तलवार पकड़ा दी गई हो। तो हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। डोंगपिल कहता है कहां पर जा रहे हैं, तो वो कहता है कि मैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं इस बात का क्या मतलब है, और इसी के साथ ही फॉक्सी भी उसके कंधे पर बैठ जाती है। हाजिन कहता है लगता है कि तुम भी मेरे साथ जाना चाहते हो, तो फिर ठीक है हम दोनों ही चलते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से निकल पड़ते हैं।
जबकि नेक्स्ट सीन जो होता है हमें स्प्रिंग फ्लावर पवेलियन का दिखाया जाता है, जहां पर फैसिलिटी मास्टर को फोर्थ जंग मास्टर बुलाता है। वो उसे वहां पर उस जगह के ऊपर बुलाता है। वो एक रेस्टोरेंट होता है जो कि खुद फैसिलिटी मास्टर का ही होता है। तो वहां पर आती है और कहती है फोर्थ जंग मास्टर तो बताएं आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो वो कहती है कि वो उससे कहता है कि मैंने यहाँ पर पर्सनली तुम्हें इस जगह के ऊपर बुलाया ताकि तुम्हें यहाँ पर खाना टेस्ट करवाया जा सके, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ज्यादा अच्छा है। फैसिलिटी मास्टर से कहती है कि ये फ्लावर पवेलियन जो है ये मेरी मैनेजमेंट के अंडर आता है, जहाँ पर जो भी खाने बनते हैं वो सारे के सारे मैं ही बनवाती हूँ। और जंग मास्टर कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी जगह के ऊपर लाकर तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे खाने ही चेक करवाने वाला था, लेकिन यहाँ पर कम से कम काफी अच्छा माहौल है। और इसी के साथ ही वो दोनों जाकर बैठ जाते हैं। वहां पर थोड़ी देर बैठने के बाद वो उसे कहती है कि अब यहाँ पर सभी को बाहर भेज दिया जाए, और सभी लोग वहां पर से बाहर चले जाते हैं। जबकि फोर्थ जंग मास्टर वहां पर सोच रहा था कि ये कैसी औरत है जिसने सिर्फ और सिर्फ अपनी शेयर लगन के साथ यानी मेहनत और लगन के साथ अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इसकी गद्दी के ऊपर नजर लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन ये यहाँ पर लोअर लेवल से टॉप लेवल तक पहुंचे और अपने आप को इसने मनवाया है, और ये पूरे की पूरे इंटरनल फाइनेंस को संभालती है। इसके साथ डील करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो जब वहां पर से सभी लोग चले जाते हैं तो फैसिलिटी मास्टर से कहती है कि अब जबकि सभी लोग जा चुके हैं तो तुम लोग मुझसे स्ट्रेटली बात कर सकते हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो वो कहती है इस बात का क्या मतलब है तुम्हें मेरी मदद चाहिए, और साथ ही उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है ड्रिंक के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बात तुम्हें भी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि फैसिलिटी मास्टर यानी कि मैं इस वक्त इंटरनल फाइनेंस को संभालती हूँ और मैं यहाँ पर किसी भी यंग मास्टर की मदद नहीं कर सकती, और ना ही यहाँ पर तुम यंग मास्टर्स की आपस में गद्दी के लिए फाइट के दरमियान आ सकती हूँ। इसी वजह से प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। जबकि फोर्थ यंग मास्टर से कहता है कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मदद मांग रहा हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारा एक छोटा सा फेवर चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो से कहती है नहीं मैं ये भी नहीं कर सकती, प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर तुम्हारे पर एक छोटा सा फेवर भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर फेवर भी करूंगी तो इसका मतलब यह है कि मैं सातों यंग मास्टर्स में से यानी सातों जो डिसाइपल्स हैं उनमें से किसी एक का फेवर दे रही हूँ और किसी एक की मदद कर रही हूँ। और यंग मास्टर से कहता है कि क्या तुम्हारे साथ यहाँ पर किसी भी तरीके से डील नहीं किया जा सकता। तो वो कहती है नहीं मेरे साथ डील नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही फैसिलिटी मास्टर से कहती है ठीक है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है। जब वो वहां पर से जा रही होती है फोर्थ यंग मास्टर से कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर से जा रही हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपना माइंड चेंज करोगे और वापस यहाँ पर इसी कुर्सी के ऊपर आकर बैठ जाओगी। तो वो कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, खाने के लिए तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, ड्रिंक्स के लिए भी शुक्रिया। तो जैसे वहां पर से जा रही होती है इसी के साथ ही फोर्थ यंग मास्टर से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर ग्रीन टर्टल 4 लीफ क्लोवर को ढूंढ रही हो, क्या ये बात वाकई में सच है? क्या तुम्हें पता है कि ये जड़ी बूटी कितनी ज्यादा रेयर है? अगर तुम यहाँ पर यूनान में से ढूंढने की कोशिश कर रही हो तो वो तुम्हें नहीं मिलेगी, और पूरे के पूरे डीमन डिवाइन कल्ट में भी वो चीज नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें वो चाहिए तो उसके लिए तुम्हें ईस्टर्न सीज की तरफ जाना होगा, वहां पर से वो चीज तुम्हें मिलेगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगी मिलने वाली है, वो जड़ी बूटी तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। लेकिन मेरे पास है और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। और इसी के साथ ही फैसिलिटी मास्टर वहां पर रुकती है, पीछे की तरफ घूमती है और कहती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो वो कहता है कि ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे इस बारे में कैसे पता चला, ये बात इंपॉर्टेंट है कि क्या तुम यहाँ पर मेरा साथ दोगी या नहीं। फैसिलिटी मास्टर से कहती है मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कैसे कर सकती हूँ जबकि तुम यहाँ पर मुझे ये भी नहीं बता रहे कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताऊं कि मुझे कैसे पता चला तो क्या बदले में तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये दुनिया किस तरह काम करती है, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है, अगर कुछ चाहिए होता है तो उसके बदले में कुछ देना पड़ता है। फैसिलिटी मास्टर से कहती है क्या तुम यहाँ पर मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे मेरे सामने डील ऑफर कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे सामने एक डील ऑफर कर रहा हूँ, मैं तुम्हें धमकी कैसे दे सकता हूँ। तुम इस वक्त डिफिकल्ट सिचुएशन में और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और मुझे लगता है कि हम दोनों को यहाँ पर स्मूथ निगोशिएशन करनी चाहिए। तुम भी यहीं पर बैठ जाओ ना, क्यों ना हम लोग यहाँ पर बैठकर इस बारे में बात करते हैं। वैसे भी मैं यहाँ पर कौन सा तुमसे ये करवाने वाला हूँ कि किसी यंग मास्टर की जान लेनी है, मैं तो बस यहाँ पर तुमसे एक छोटा सा फेवर चाहता हूँ। और इसी के साथ ही वो कुर्सी खींचती है और वहीं पर बैठ जाती है और कहती है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारे आइडिया को सुन तो सकती हूँ, उसके बाद फैसला करूंगी कि तुम्हारा साथ देना है या नहीं। तो फोर्थ यंग मास्टर का खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तो फिर ठीक है आज से हम दोनों दोस्त हुए, और साथ ही उसके सामने ड्रिंक करता है और कहता है कि चलो इस टर्मेंट को इस ड्रिंक को पी लो। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जो काम करना है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस यहाँ पर एक सर्वेंट एक नौकरानी है उसको एक सीक्रेट मैसेज देना है, उसे एक सीक्रेट काम देना है। तुम एक सर्वेंट लड़की को जानती हो जिसका नाम अंगवा है, उस लड़की को तुम्हें यहाँ पर एक मैसेज देना है कि थर्ड यंग मास्टर अपनी डेली लाइफ में जो काम भी करता है हर रात के वक्त वो उसकी रिपोर्ट बनाकर हमारे पास आकर दे जाए। तुम्हें बस इतना ही काम करना है और तुम्हारा काम हो जाएगा, बदले में तुम्हें यहाँ पर 3 फ्लावर लोटस फ्लावर मिल जाएगा। तो फैसिलिटी मास्टर से कहती है तो क्या तुम यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के खिलाफ कुछ करने के लिए साजिश कर रही हो। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर ऐसे सवाल मत पूछो जिनके जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मास्टर से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर मुझसे बहुत ही डिफिकल्ट काम कह दिया, ये काम तो पॉसिबल नहीं है। तो वो कहता है क्या ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वो कहती है लेकिन अगर वो लड़की यहाँ पर रिपोर्ट करते हुए पकड़ी गई यानी कि वो नौकरानी पकड़ी गई तो फिर तुम्हें पता है कि
जहाँ पर मैं भी पकड़ी जाऊंगी और इसके साथ साथ मैं भी मारी जाऊंगी। हम लोग यहाँ पर जिसके खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई आम इंसान नहीं है, कोई आम मंत्री या मिनिस्टर नहीं है, बल्कि वो डीमन लॉर्ड का पर्सनल डिसाइपल है। फोर्स जंग मास्टर से कहता है यही तो मिशन है, तुम्हें यहाँ पर ऐसा काम करना है कि तुम्हें पकड़े नहीं जाना। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 25 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फोर्थ जंग मास्टर जो होता है फैसिलिटी मास्टर के साथ वहां पर डील करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो उसे कहती है ये बहुत ज्यादा रिस्की है, मैं ये काम नहीं कर सकती। तो वो उसे कहता है ये इतना भी रिस्की नहीं है, तुम्हें बस उस लड़की को ये कहना है कि वो पकड़ी ना जाए, वो अपने डेली रूटीन का काम करे और रात के वक्त बस एक रिपोर्ट आकर हमें दे दे। तो वो कहती है लेकिन मैं इस बारे में ये भी नहीं कह सकती कि वो लड़की इस काम के लिए माने की भी या नहीं। तो इसी के साथ ही फोर्थ जंग मास्टर से कहता है लेकिन ये सारे के सारे सर्वेंट्स तो तुम्हारे अंडर आते हैं ना, क्यों ना तुम वहां पर किसी ऐसे सर्वेंट को भेज दो जो तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हो और अंगवा को वहां पर हटवा दो। तो वो कहती है इस बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना तुम कह रहे हो। लेकिन अगर वहां पर पकड़े गए तो फिर क्या होगा। इसी के साथ ही फोर्थ जंग मास्टर से कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर अगर वो पकड़ी जाएगी तो क्या होगा, हमें बस सबूतों को मिटाना होगा, यानी कि उस नौकर को मरवाना होगा और इसी के साथ ही सारा मसला हल हो जाएगा, हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे। किसी के साथ अंगवा का सीन भी दिखाता है कि अंगवा वहां पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है, लगता है कोई मेरी पीठ पीछे बातें कर रहा है। तो फैसिलिटी मास्टर अभी भी जहाँ पर उसे कह रही होती है कि ये मुझसे बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो जबकि फोर्थ जंग मास्टर से कहता है क्या तुम्हें वहां पर वो क्लोवर लीव नहीं चाहिए, क्या तुम उसकी जान नहीं बचाना चाहती जिसके लिए तुम्हें वो क्लोवर लीव चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अगर तुम इसे यहाँ पर वो नहीं देती तो इसके साथ उसकी की ब्लॉकेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो बंदा मर जाएगा जिसको तुम बचाना चाहती हो। और इसी के साथ ही फैसिलिटी मास्टर वहां पर खामोश हो जाती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी खामोशी मुझे यहाँ पर ये कह रही है कि तुम इस काम के लिए हाँ कह रही हो। तो फिर ठीक है, हम दोनों में यहाँ पर डील हुई। लेकिन इसी के साथ ही बाहर से दरवाजा खुलता है जबकि उसके नौकर भी चलाकर कहते हैं कि आप यहाँ पर अंदर नहीं आ सकते। तो हमारा थर्ड जंग मास्टर यानी कि हाजिर वहां पर अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कितनी देर तक और बातें करने वाले हो, मैं यहाँ पर कब से बाहर खड़ा इंतजार कर रहा हूँ, मेरे पास और टाइम नहीं है। और वो अंदर आने के बाद कहता है देखो मेरे पास यहाँ पर वाइन है। फैसिलिटी मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर वाइन लेकर आया और मेरे ग्लास भी बहुत ज्यादा साफ है, क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए मेरे साथ वाइन पीना चाहोगी। तो वो कहती है तो थर्ड जंग मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, जबकि उसका भाई भी चलाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इसी के साथ ही हाजिर अंदर आने के बाद कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पर फैसिलिटी मास्टर को वाइन पिलाने के लिए आया, वो भी साफ गिलासों के साथ। तो हाजिर कहता है कि मैं यहाँ पर कब से तुम्हें ढूंढ रहा था और फाइनली तुम मुझे यहाँ पर इस जगह के ऊपर मिली हो, ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है। तो फैसिलिटी मास्टर उसके सामने अपना सर झुकाती है और इसे रिस्पेक्ट देती है। तुम्हारा हाजिर कहता है कि सिर्फ फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही फर्स्ट जंग मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर बीच में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो, मैं यहाँ पर एक प्रेशियस गेस्ट को एंटरटेन कर रहा हूँ, बिग ब्रदर प्लीज यहाँ पर से वापस चले जाओ। जबकि वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर फैसिलिटी मास्टर से मिलने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए नहीं आया, इसलिए शांत हो जाओ। फिर साथ ही फोर्थ जंग मास्टर से कहता है लेकिन यह क्या तरीका हुआ, पहले मेरी बात यहाँ पर खत्म हो लेने दो, उसके बाद अगर तुम इससे मिलना चाहते हो तो बाहर जाकर मिल लेना, इस तरह तुम बीच में आकर इंटरप्ट नहीं कर सकते। तुम्हारा हाजिर कहता है फैसिलिटी मास्टर मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर मेरे साथ बैठकर ड्रिंक करना चाहोगे। और फोर्थ जंग मास्टर को इस बात से काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहा था। तो वो कहता है ब्रदर ये क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। जबकि दूसरी तरफ से फैसिलिटी मास्टर से कहते हैं कि जंग मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, हम दोनों में यहाँ पर बातें तय हो चुकी है, हम दोनों में डील हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पर आपके इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और इसी के साथ हमारा हाजिर उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इसके साथ इसलिए बैठकर पी रही हो और साथ ही इसकी डील को इसलिए एक्सेप्ट कर रही हो क्योंकि तुम्हें यहाँ पर क्लोवर लीव चाहिए। तुम्हें लगता है कि ग्रीन टर्टल 4 लीव क्लोवर जो है वो इतना ज्यादा खास है कि जिसके लिए तुम यहाँ पर इसके साथ डील कर रही हो। ये बात सुनने के बाद वो भी काफी हैरान होती है। तुम्हारा हाजिर उसे कहता है कि मैं इसके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, ये उस सिचुएशन में इस्तेमाल की जाती है जब किसी के बॉडी के अंदर बहुत ही सीवियर की ब्लॉकेज होती है। की ब्लॉकेज जो कि यांग एनर्जी की वजह से हो या फिर जिन एनर्जी की वजह से हो, क्योंकि दोनों एनर्जीज जब बॉडी के अंदर इकट्ठी हो जाती है तब यहाँ पर की ब्लॉकेज हो जाती है। और इसके लिए यहाँ पर इस चीज को यूज किया जाता है, इस जड़ी बूटी को यूज किया जाता है ताकि की ब्लॉकेज को खत्म किया जा सके। लेकिन इसको यहाँ पर नॉर्मल जड़ी बूटियों के साथ भी खत्म किया जा सकता है, यानी कि दूसरी कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं, अगर आपको तरीका पता हो तो आप यहाँ पर दूसरी जड़ी बूटियों की मदद से भी अपने उस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। अगर वो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में ना हो, यानी कि मरने के करीब ना हो, तब तक यहाँ पर ग्रीन टर्टल फ्लावर क्लोवर को यूज नहीं किया जाता। और तब भी अगर इसको यूज करना हो तब भी यहाँ पर बहुत ही खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। और हाजिर वहीं पर बैठ जाता है और साथ ही चीजें उठाकर खाना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि इस वक्त तुम किसी की जान बचाना चाहते हो जिसकी वजह से तुम्हें उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी कमीनी के सामने अपने घुटने टेक दो। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी हैरान होती है और कहती है कि जी यहाँ पर इस तरह मेरे साथ कैसे बात कर सकता है, और क्या वाकई में ये सच कह रहा है, क्या ये वाकई में सच बता रहा है कि यहाँ पर जड़ी बूटियों के साथ भी उस पेशेंट का इलाज कर सकता है। जबकि फौज जंग मास्टर से कहता है क्या तुम यहाँ पर बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे। हाजिन कहता है कि तुम इस बात से गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं बाहर दरवाजे के बाहर ही
खड़ा था और तुम्हारी कुछ बातें सुन ली, जिनमें से ये बातें मेरे कान में पड़ी। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि थर्ड जंग मास्टर के लिए ये बिहेवियर ठीक होगा कि वो यहाँ पर बाहर खड़े होकर किसी की बातें सुन रहा था। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर अपने बड़े भाई को मरवाना चाहते हो और खुद आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये फोर्थ जंग मास्टर के लिए एक अच्छा बिहेवियर है? कि तुम्हें लगता है कि अपने सिबलिंग्स को मरवाना ये अच्छा बिहेवियर होता है? तुम यहाँ पर मैनर्स की बात तो ना ही करो। तुम यहाँ पर इतने ज्यादा घटिया हो कि तुमने सेवंथ को भी नहीं छोड़ा, जबकि सेवंथ सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है, वो तो भी यहाँ पर तकरीबन 10 साल की भी नहीं हुई होगी। और जरा उसकी हालत देखो, तुमने उसके साथ क्या किया। जिस तरह तुमने मेरी मेडिसिन के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलाई थी ताकि मैं यहाँ पर की ब्लॉकेज की वजह से कभी उठ ना पाऊं, उसी तरह तुम उस बेचारी के साथ भी ये सब कुछ कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद फैसिलिटी मास्टर जो होती है वो उसे कहती है क्या क्या वाकई में तुमने ये किया? और साथ ही वो सोच रही होती है, ये बात तो वहां पर सभी लोगों ने देखी है कि सेवंथ जंग मिस जो थी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसकी आंखें बता रही थी जैसे उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। लगता है कि ये उसको मेडिसिन दे रहा है जिसकी वजह से उस बेचारी की ये हालत हुई है। और जंग मास्टर कहता है कि तुम मेरे पर सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगा रहे हो। थर्ड ब्रदर प्लीज मेरे पर इल्जाम मत लगाओ। तो वो कहता है कि अच्छा, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे पर इल्जाम लगा रहा हूँ तो क्या तुमने मुझे मारने की कोशिश नहीं की? क्या तुमने यहाँ पर अपने डॉक्टर को वहां पर नहीं भेजा था मुझे सुप्रीम मेडिसिनल पिल देने की वजह से? और साथ ही उसके अंदर तुम जड़ी बूटियां मिला रहे थे ताकि मैं कभी ठीक ना हो सकूं। अजिन कहता है कि अब जबकि मेरे पास इस सब का कोई सबूत नहीं है तो फिर तुम्हारे साथ बहस करने का कोई फायदा भी नहीं है। तो इसी के साथ ही वो मिस फैसिलिटी मास्टर से कहता है कि फैसिलिटी मास्टर तुम इस बारे में क्या सोचती हो? क्या तुम यहीं पर इसी जगह के ऊपर रहना चाहते हो और इन गंदे कप्स के अंदर वाइन पीना चाहती हो या फिर मेरे साथ चलना चाहती हो? फैसिलिटी मास्टर से कहते हैं क्या वाकई में तुम यहाँ पर की ब्लॉकेज का इलाज कर सकते हो? तो वो कहता है क्या तुम्हें कोई इस बात का कोई शक है? तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि पिछले 6 महीने तक मैं की ब्लॉकेज की वजह से बिस्तर पर पड़ा रहा, फिर अचानक से मेरी की ब्लॉकेज ठीक कैसे हो गई? क्योंकि मुझे पता है की ब्लॉकेज को ठीक कैसे करना है और मैं यहाँ पर इसको ठीक कर सकता हूँ अगर सही मेडिसिन दी जाए तो। फैसिलिटी मास्टर जो होती है वो हाजिन की बातें सुनने के बाद कहती है कि मुझे यहाँ पर इस कमीने आदमी के साथ रुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक बहुत ही घटिया इंसान है और कभी भी मेरी बैक स्टैप कर सकता है। तो थर्ड जंग मास्टर मुझे लगता है कि इसके साथ डील करना ज्यादा फायदेमंद है। तो वो उसे कहती है फोर्थ जंग मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जहाँ पर तुमने मुझे जो खाना दिया उसकी पेमेंट मैं कर दूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं थर्ड जंग मास्टर के साथ जा रही हूँ। और हमारा यंग मास्टर भी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा गेस्ट अब मेरा गेस्ट है और दोनों वहां पर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और इसी के साथ ही वो फैसिलिटी मास्टर को अपने साथ लेकर वहां पर से चला जाता है। दोनों वहां पर से बाहर चले जाते हैं। जबकि इसी के साथ ही फोर्थ जंग मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शाइन वी से कहता है कि ये कब से वहां पर बाहर खड़ा था? तो वो कहता है सर प्लीज हमें माफ करिएगा, थर्ड जंग मास्टर तो काफी देर से वहां पर आकर खड़े थे, सारी बातें सुन रहे थे और हम उन्हें रोक भी नहीं पाया, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि पहले मैं यहाँ पर इस बात को अवॉइड कर रहा था कि मुझे डायरेक्ट इस सब में उतरना ना पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। साथ ही वो शाइनवी से कहता है कि अब ये काम तुम्हारे जिम्मे है, जाओ जाकर अंगवा को अबडक्ट करो। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा हाजिन जो होता है वो एक पेपर के ऊपर एक नुस्खा लिख रहा होता है जो कि जड़ी बूटियों को यूज करने के बारे में होता है, साथ ही एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक जिससे की ब्लॉकेज को ठीक किया जा सकता है। तो वो उसे लिख कर देता है और कहता है कि ये लो, इस नुस्खे को आजमा लो, इस नुस्खे को जाकर अपने पेशेंट को देना। मैं तुम्हारे पेशेंट की कंडीशन के बारे में सही तरह से तो नहीं जानता, ना ही ये जानता हूं कि वो लड़का है या लड़की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तरीका उसके ऊपर काम करेगा और तकरीबन 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहले 3 दिन में तुम्हें कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आएगा, लेकिन 3 दिन के बाद तुम्हें इफेक्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। तुम्हें यहाँ पर हिम्मत नहीं हारनी और साथ ही पेशेंट से भी कहना है कि वो भी हिम्मत ना हारे। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर ठीक होना चाहता है या नहीं। और ये सारी बातें सुनने के बाद फैसिलिटी मास्टर काफी हैरान हो रही होती है और कहती है यहाँ पर हमारे डिवाइन कर्ल के अंदर जो हमारे फिजिशियंस हैं उन लोगों ने कहा था कि ये की ब्लॉकेज ठीक नहीं हो सकती, इसका कोई इलाज नहीं है जब तक कि ग्रीन टर्टल लोटस फ्लावर लाया नहीं जाता, और उसके साथ भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये लड़का कह रहा है कि आम जड़ी बूटियों को यूज करके 6 महीने में मेरे पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। ये बड़ी हैरानी की बात है। फैसिलिटी मास्टर से कहती है कि अब जबकि तुम यहाँ पर मुझे ये मेडिसिनल हर्ब दे रहे हो तो इसके बदले में मैं यहाँ पर तुमसे डायरेक्टली पूछूंगी तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 26 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन जहाँ पर इसके पास है क्या मांगने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि अंगवा जो होती है वो अपना काम खत्म करती है और कहती है फाइनली मैंने सारे का सारा काम कर दिया, और साथ ही वो काफी खुश हो रही होती है और कहती है कि अंगवा तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर साथ ही दरवाजे के ऊपर नॉक होती है तो वो भागती हुई जाती है और कहती है लगता है यंग मास्टर वापस आ गए। वो जाकर दरवाजा खोलती है और कहती है कि आप वापस आ गए, मैंने तो अभी तक पानी भी गर्म नहीं किया। लेकिन जैसे वो सामने देखती है तो वहां पर डॉक्टर शाइन भी खड़ा होता है। तो डॉक्टर से कहता है कि लड़की तुम्हें यहाँ पर बेवकूफों की तरह ऐसे बिना पूछे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। अब जबकि तुमने दरवाजा खोल दिया है तो फिर चुपचाप मेरे साथ आ जाओ।
और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उसके सीक्रेट अड्डे का दिखाया जाता है, जहां पर वो बेचारी अंगवा को उठाकर ले जाते हैं और वहां पर ऐसे वेपन्स पड़े होते हैं जिनके साथ किसी को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया होता है। तो वो उससे कहता है कि लड़की, हमारे तुम्हारे पास है बस एक छोटा सा फेवर चाहिए, तुम्हें बस यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है और तुम्हारा काम हो जाएगा, यानी कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम इस कीड़े को पहचानती हो? वो उसके सामने एक छोटा सा कीड़ा करता है और कहता है ये कीड़ा जब किसी की बॉडी के अंदर जाता है तो 2 दिन के बाद जो उसकी बॉडी के अंदर उसके इंटरनल ऑर्गन्स को खाना शुरू कर देता है। ये एक बहुत ही बुरा कीड़ा है, लेकिन अगर इसका एंटीडोट देते रहे तो ये एंटीडोट के साथ उतने दिन और निकालता जाएगा, यानी कि हर 2 दिन के बाद ये फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। तुम्हें यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है, तुम्हें यहाँ पर हर दिन की जितने भी यंग मास्टर यानी तुम्हारे 3rd यंग मास्टर जो भी काम करते हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रात के वक्त यहाँ पर आकर मुझे देनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो 2 दिन के बाद ये कीड़ा एक्टिवेट हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारे ऑर्गन्स को खाना शुरू कर देगा। अगर तुम बचना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लानी होगी और बदले में एंटीडोट ले जाना। और साथ ही वो उसका मुंह खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं जल्दी से अपना मुंह खोलो, क्योंकि अगर ये गलती से भी तुम्हारी आंखों के अंदर चला गया तो फिर तुम अंधी हो जाओगे। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, इसलिए चुपचाप अपना मुंह खोल दो। जबकि वहां पर बेचारी अंगवा रो रही होती है, रोते रोते कह रही होती है प्लीज 3rd यंग मास्टर कहां पर हो, मुझे आकर बचा लो। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उसी जगह का दिखाया जाता है जहां पर फैसिलिटी मास्टर हाजिन से कहती है बताओ तुम्हें बदले मुझसे क्या चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर कोई भी कुछ भी फ्री में नहीं देता। तुम यहाँ पर मुझे एक मेडिसिनल तरीका बता रहे हो जो कि जिससे मैं 6 महीने में अपने पेशेंट को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना पड़ेगा। जो भी मैं कर पाऊंगी वो तुम्हें दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा तरीका जो है वो लेजिट है। तुम्हारा हाजिन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि यहाँ पर इस तरह बात करिए जैसे कि ये यहाँ पर मेरे एहसान का बदला उतारना चाहती है। इसी के साथ ही वो अपनी पास्ट लाइफ का एक किस्सा सुनाता है और इसी के साथ ही वो कहता है कि हमें एक मिशन दिया गया था जहां पर हमें एक हस्बैंड और वाइफ को मारना था। वो एक असैसिनेट टारगेट था जहां पर हमें उन दोनों को मारना था और वहीं पर उसकी दोनों बच्चियां भी थी। तो हाजिन जो होता है वहां पर अपने मिशन को पूरा करता है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को मार डालता है। फिर साथ ही एक लड़का भागता हुआ आता है और उसे कहता है कि सर हाजिन वहां हस्बैंड एंड वाइफ के अलावा यहाँ पर 2 और बच्चियां भी मिली हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। तो वो उसे कहता है कि सर उन लोगों का क्या करें, बाकी के सभी लोग तो यहाँ पर जो भी मिशन को दिया गया था वो सभी लोग तो मर चुके हैं। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ दिखाते हैं जहां पर उनके साथी जो होते हैं यानी कि हाजिन के जो दूसरे असैसिन साथी होते हैं वो लड़कियों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो दोनों सोच रहे होते हैं कि जिनका नाम जो था वो मिशन की लिस्ट में नहीं था, यानी कि इनको जान से तो नहीं मार सकते लेकिन बहुत ही खूबसूरत और कच्ची कलियां हैं, इनको बेचकर काफी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जहां पर इनके साथ मजा किया जाएगा और इनमें से एक जो होता है वो बड़ी वाली लड़की को पकड़ता है और उसे उठाकर साइड पर ले जाता है, जबकि छोटी वाली को भी एक पकड़ लेता है। तो वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे तुम डीमन कहेंगे, हमें छोड़ दो, मेरी सिस्टर को छोड़ दो। जबकि वो लड़का जो होता है उस लड़की को वहीं पर नीचे लिटा लेता है और उसके साथ वहां पर कुछ करने की कोशिश करने लगा है। तो छोटी लड़की से कहता है कि अपनी बकवास बंद कर लड़की, पहले तुम्हारी बड़ी बहन का मजा लूंगा उसके बाद तुम्हारी बारी भी आएगी। जबकि इसी के साथ ही हाजिन वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि रुक जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो, हमारा मिशन खत्म हो चुका है, चलो वापस चलते हैं। हम लोग यहाँ पर किसी भी गैर जरूरी काम के लिए नहीं रुकेंगे। जबकि उसके साथी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इसको गैर जरूरी काम कैसे कर सकते हो, ये काम हमारे लिए है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर जो मिशन दिया गया था हस्बैंड एंड वाइफ को मारने का वो तुमने पूरा कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर जो कुछ भी एक्स्ट्रा मिलेगा वो हमारा है। हमें भी तो यहाँ पर कुछ पैसे कमाने हैं, हमें भी तो कुछ मजे करने हैं, तो उसके लिए ये हमारे काम आएंगी। और तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर हमें इस बारे में नहीं बताना चाहिए। तुम यहाँ पर किसी की जान बचाने के बारे में क्या जानते हो, जबकि तुमने खुद अपने बेस्ट फ्रेंड की वाइफ और उसके छोटे बच्चे को मार डाला था। हाजिन तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करो, जब तुम्हें यहाँ पर मिशन दिया जाता है तो जाकर उस बंदे को मार डालो और बाकी का सब कुछ हमारे पर छोड़ दो कि यहाँ पर बचे हुए सर्वाइवर्स को किस तरह संभालना है। वो यहाँ पर उसे उसके बेस्ट फ्रेंड की याद दिलाता है। इसी के साथ ही हाजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और दोनों को मार डालता है। उन दोनों को मारने के बाद दोनों बच्चियां जो होती है वो आजाद हो जाती है। वो उन दोनों बच्चियों से कहता है कि ठीक है तुम लोग यहाँ से भागकर जा सकती हो, यहाँ से 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ एक गाँव आएगा, वहां पर जाकर तुम पनाह ले सकती हो। लेकिन इसी के साथ एक लड़की जो होती है वो चिल्लाकर उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलेंगे कि तुमने हमारी जान बचा ली, तुमने यहाँ पर हमारे पेरेंट्स को हमारी आंखों के सामने मार डाला और जहाँ पर हमें छोड़कर हमारे पर एहसान कर रहे हो, हमें भी मार डालो। हम लोग यहाँ पर जिंदा नहीं रहना चाहते और यहाँ पर बाकी की सारी जिंदगी तुम्हें कोसते रहेंगे, तुम्हें यहाँ पर इस बात का कर्ज मिलेगा, यानी कि तुम्हें श्राप देते हैं, तुम अपनी बाकी की सारी जिंदगी चैन से नहीं गुजार पाओगे। तुम्हारा हाजिन वहां पर ये बात सोच रहा होता है कि पिछली लाइफ में जब मैं किसी की जान भी बख्श देता था, किसी को बचा लेता था, तभी वो यहाँ पर मुझे कर्ज ही करता था, यानी कि मुझे श्राप देता था, मुझे गालियां देता था, कभी मुझे यहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा कि एहसान का बदला चुका रहा हूँ। आज फाइनली यहाँ पर फैसिलिटी मास्टर जो है वो मेरे यहाँ पर एहसान का बदला चुका रहा है, क्योंकि मैं उसके पेशेंट की जान बचा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी की जान बचाने के बदले में कुछ भी नहीं लेना चाहिए। तुम्हारा हाजिन जो होता है फैसिलिटी मास्टर से कहता है मैं यहाँ पर तुमसे कुछ मांगना चाहता था, लेकिन अफसोस अब मैं यहाँ पर वो नहीं मांगूंगा, तुम यहाँ पर ये चीज जो है वो फ्री में ले सकती हो। सुनने के बाद वो भी काफी हैरान होती है और कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मेरे पास से कुछ नॉलेज चाहते हो, तो क्या तुम यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे गिव अप
अप कर दोगे? तो हाजिन कहता है हाँ मैं यहाँ पर गिव अप कर दूंगा। तो वो कहती है लेकिन ऐसा क्यों, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो हाजिन कहता है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच्ची बताऊं तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है कि किसी की जान बचाने के बदले में यहाँ पर अगर जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन वैलिड नहीं हो सकती, यानी कि वो मेरे किसी भी काम की नहीं है और मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। यहाँ पर किसी की जान बचा रहे हैं तो उसकी जान बचानी चाहिए, ना कि यहाँ पर इसके साथ कोई डील करनी चाहिए। मुझे लगता है कि फ्यूचर में कभी ना कभी कोई ऐसा मौका मिलेगा जिससे मैं तुम्हारे साथ डील कर सकता हूँ और बदले में तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन ले लूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम इस पेपर को फ्री में ले सकती हो जिसके ऊपर मैंने मेडिसिनल हर्ब्स का तरीका लिखा है। ये बातें सुनने के बाद फैसिलिटी मास्टर को एक झटका लगता है। वो कहती है कि ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है, क्या वाकई में ये वही थर्ड यंग मास्टर है? ये वही थर्ड यंग मास्टर है कि बहुत ज्यादा गुस्से वाला था, जो कि बात करने से पहले गाली दिया करता था, जो कि बिना किसी सोचे समझे किसी को भी मार डालता था और हम सभी लोग इससे बात करने से भी डरते थे। लेकिन अब इसे देखकर लगता है कि कोई बिल्कुल न्यू भी है, कोई नया बच्चा है जो कि अभी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कदम रख रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर है, यानी बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। साथ ही फैसिलिटी मास्टर से कहती है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर किसी के ऊपर ऐसा फेवर कैसे कर सकते हो जबकि तुम उस पेशेंट को ना जानते हो ना तुमने उसे देखा है? तो हाजिन कहता है कि मुझे एक बात बताओ, जब हमें यहाँ पर एक मिशन दिया जाता है किसी की जान लेनी है, अगर हम उसे यहाँ पर बिना देखे मार सकते हैं तो क्या हम लोग पेशेंट को बिना देखे उसकी जान नहीं बचा सकते? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर उसकी जान बचा रहा हूँ, तो बदले में मुझे तुमसे बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए। उसके लिए वाइन डालता है और उसे कहता है कि चलो ठीक है, इस मैटर को यहीं पर खत्म करते हैं। वैसे मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पर फोर्स यंग मास्टर के साथ किसी डील में नहीं हो। मेरे लिए इतना ही काफी है कि फोर्स यंग मास्टर के साथ तुमने कोई डील नहीं की, क्योंकि यहाँ पर इतना काफी है कि कोई मेरे दुश्मन में से एक कम हो गया है। तो मुझे बात सुनने के बाद और भी हैरान होती है और कहती है कि यंग मास्टर यहाँ पर बहुत ही अजीब सी बातें कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। इसकी सारी बातें सुनने के बाद मुझे इसके ऊपर भरोसा हो रहा है, क्योंकि पिछले वाला जो हमारा थर्ड यंग मास्टर था वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला था और वो तो किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं होता था। वो अगर यहाँ पर होता था मेरे साथ डील करने के चक्कर में वो यहाँ पर मेरी जान भी मांग लेता है कि की ब्लॉकेज ने इसे बदल दिया या फिर बैम्बू ट्री जंगल ने इसको बदल दिया है, जो भी हो, लेकिन अब ये पहले से काफी ज्यादा अजीब हो गया है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे पास इन्फॉर्मेशन चाहिए बाकी के सभी कैंडिडेट्स के बारे में, यानी कि 7 यंग मास्टर्स के बारे में तुम्हें मेरे पास इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारे पास से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यंग मास्टर्स के बारे में नहीं, बल्कि मुझे यहाँ पर पूरे के पूरे डिवाइन कल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन कौन मेरा साथी बन सकता है, कौन किसके साथ रिलेटेड है, कौन किसके साथ रिलेशन रखता है। बात सुनने के बाद जो फैसिलिटी मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होती है। वो सोच रही होती है, लगता है ये अपना सोशल बैकग्राउंड बड़ा करना चाहता है, इसी वजह से ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो यहाँ पर एपिसोड 27 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अंगवा बिचारी का क्या होने वाला है और क्या यहाँ पर इसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लेगेसी ऑफ द असैसिन किंग के एपिसोड 28 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारे हाजिन को वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो फैसिलिटी मास्टर जो होती है वो उससे फाइल्स का एक बॉक्स देती है और उसे कहते हैं कि इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें चाहिए। तो उसी के साथ ही डोंगपिल भी वहीं पर होता है, वो वहां पर उनके पास से वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है और उसे कहता है कि तो ठीक है फिर गुड नाइट, और इसी के साथ ही वो डोंगपिल के साथ वहां पर से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ फैसिलिटी मास्टर का साथी उसे कहता है कि फैसिलिटी मास्टर आपने जहाँ पे इनको जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, अगर किसी दूसरे को इस बारे में पता चल जाता है या फिर डीमन लॉर्ड को इस बारे में पता चल जाता है तो आपको पता है ना कि यहाँ पर आपको क्या सजा मिल सकती है। तो वो कहते हैं कि मैं इस बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन बदले में इस यंग मास्टर ने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो मेडिसिनल तरीका दिया है, उससे मैं किसी प्यारे की जान बचा सकती हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पर रिस्क लेने को तैयार, उसी वजह से मैंने यहाँ पर इसका साथ दिया है। कि हमारा हाजिन वहां पर डोंगपिल के साथ बातें करता हुआ जा रहा था और उसे कहता है कि चलो आज रात फिर से चलकर पीते हैं, जबकि डोंगपिल उसे कहता है नहीं आज रात नहीं पी सकते। जबकि पीछे खड़ी फैसिलिटी मास्टर उन दोनों की बातें भी सुन रही होती है और कहती है मुझे लगा था कि यहाँ पर डिवाइन कल्ट के अंदर मैं सभी पावरफुल फिगर्स के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ और सभी यंग मास्टर्स को भी जानती हूँ, लेकिन आज इससे मिलने के बाद मुझे यहाँ पर ऐसा आभास हुआ जैसे ये बिल्कुल स्ट्रेंजर है और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। आज यहाँ पर कौन सी बातें छुपा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बंदा जो है ये बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है। जिस तरह की इसकी सोच और जिस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि यही सबसे बेस्ट कैंडिडेट है अगला सक्सेसर बनने के लिए। साथ ही वो अपने साथी से कहते हैं कि थर्ड यंग मास्टर यहाँ पर जो कुछ भी काम करता है उसके ऊपर नजर रखना और मुझे आकर रिपोर्ट करना। तो नेक्स्ट सीन जो होता है हमें घर का दिखाया जाता है। अगले दिन सुबह सुबह हमारा हाजिन जो होता है वहां पर पेपर्स को ओपन करता है और डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा होता है। डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर 7 डिसाइपल्स हैं जो कि डायरेक्टली डीमन लॉर्ड को रिपोर्ट करते हैं और उसके नीचे यहाँ पर बाकी की सभी फैसिलिटीज हैं। सबसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ डीमन लॉर्ड है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन डीमन डिवाइन कल्ट के अंदर काम कर रही है वो सारी की सारी डीमन एम्परर के नीचे ही काम करते हैं और सभी को उसे जवाब देना पड़ता है। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में
पढ़कर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की पूंछ को काटने पर लगे हुए हैं, बिल्कुल एक सांप की तरह। एक सांप जो होता है वो दूसरे को काटता है, दूसरा तीसरे को काटता है। सभी लोग दिखने में तो यहाँ पर ऐसे ही दिखाते हैं जैसे ये डीमन डिवाइन कल्ट में डीमन एम्परर के ही ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, लेकिन असल में सभी लोग अपने अपने फायदे के लिए काम करते हैं। और यहीं पर उसकी नजर जो होती है बिजर्क डीमन स्क्वाड लीडर के पर पड़ती है कि वहां पर उसके बारे में लिखा होता है कि बिजर्क डीमन स्क्वाड लीडर जो है उसने यहाँ पर कुछ करप्शन की है। और इसे देखने के बाद वो कहता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है, चलो चल के स्क्वाड से मिलते हैं। और इसी के साथ यंगवा वहां पर आती है और कहती है यंग मास्टर आपका खाना रेडी है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। और हाजिन जो होता है वहां पर खाना खाने के लिए बैठ जाता है, जबकि दूसरी तरफ अंगवा जो होती है वो फॉक्सी को खाना खिला रही होती है, लेकिन फॉक्सी खाना नहीं खाती। तो अंगवा कहती है कि मिस्टर फॉक्स यहाँ पर खाना नहीं खा रहे। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम यहाँ पर इसको मिस्टर फॉक्स क्यों कह रही हो। तो वो कहती है और मैं क्या कहूँ, इसका तो आपने नाम ही नहीं रखा। तो हाजिन कहता है तो फिर इसका नाम रखते हैं। वो अंगवा से पूछता है पहले ये बताओ तुम इसका क्या नाम रखोगी। तो अंगवा कहती है क्या वाकई में यहाँ पर इसका नाम सजेस्ट कर सकती हूँ। तो हाजिन कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो कहते हैं क्योंकि इसके कान बड़े हैं, क्यों ना हम लोग इसका नाम बिग ईयर रख दें। फिर साथ ही हाजिन कहता है नहीं ये नाम अच्छा नहीं है। वो कहते हैं इसकी पूंछ बड़ी है, क्यों ना हम लोग इसका नाम बिग टेल रख दें। तो हाजिन कहता है नहीं ये भी नाम अच्छा नहीं है। तो उसे कहता है मैं यहाँ पर इसका नाम सोचता हूँ क्योंकि ये गोल्डन कलर के, क्यों ना हम लोग इसका नाम गोल्डी रख दें। अंगवा से कहती है ये कैसा नाम हुआ, आपने भी तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कलर देखकर इसका नाम रख दिया। लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारी गोल्डी जो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तुम्हारा हाजिन कहता है देखो इसे अपना नाम बहुत ज्यादा पसंद आया, यानी कि आज के बाद से मैं नाम रखने का देवता बन गया, मैं किसी का भी नाम रख सकता हूँ और उसे बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो हाजिन उसे कहता है कि अभी मैं जा रहा हूँ एक जरूरी काम करने के लिए, आज रात का डिनर जो है वो तुम खुद ही खा लेना, मैं रात को बाहर खा कर आऊंगा। तो वो कहती है ठीक है सर। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है वहां पर से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर डोंगपिल का सीन दिखाता है कि डोंगपिल भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, क्योंकि डोंगपिल यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को प्रैक्टिस करते हुए देखने की वजह से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो चुका है। तो वो वहां पर प्रैक्टिस कर रहा था अपनी एक स्पेशल टेक्निक को, और उसको रिलीज करते हुए सामने दीवार के ऊपर अटैक करता है। डिस्टेंस काफी होता है लेकिन दीवार के अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं। और इसी के साथ ही सेकंड लीडर वहां पर आता है और उसे कहता है ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है, तुमने यहाँ पर हमारी स्पेशल टेक्निक जिसे सन्स रेड ग्लो टेक्निक कहते हैं उस टेक्निक को यूज किया इतनी दूर से, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर दीवार के अंदर काफी सारे क्रैक्स डाल दिए, लगता है कि तुम थर्ड यंग मास्टर के साथ रहकर काफी कुछ सीख चुके हो। तो वो कहता है हाँ थर्ड यंग मास्टर ने मुझे काफी कुछ सिखाया है, लेकिन इसके बावजूद मैं उनके लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा, काश मैं भी उनकी तरह यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो पाता। फिर साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले थर्ड यंग मास्टर आए थे, दरवाजे पर आया था और मुझसे पूछ रहा था तुम्हारे बारे में। तो मैंने कहा कि तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है उसे डिस्टर्ब मत करना, बस उसे इतना बता देना कि मैं बिजर्क स्क्वाड की तरफ जा रहा हूँ और उसे वहीं पर आकर मिले। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है क्या वो बिजर्क स्क्वाड लीडर से मिलने के लिए जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो यहाँ पर उस तरफ क्यों जा रहा है। और बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भाग जाता है और कहता है मुझे वहां पर जाना होगा और उन्हें वहां पर जाने से रोकना होगा। जाते हुए वो सोच रहा था कि यहाँ पर यंग मास्टर को क्या पड़ी थी कि वो जाकर बिजर्क डीमन स्क्वाड के साथ मिलने वाले हैं। शायद उनको इस बारे में किसी ने बताया नहीं होगा कि बिजर्क डीमन स्क्वाड के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे पागल हैं। उनको यहाँ की सबसे बिजर्क टेक्निक, उसको बिजर्क स्क्वाड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सारे के सारे पागल हैं और क्रेजी हैं। वो किसी की भी पर तरस नहीं खाते, वो अपने ओपोनेंट को मार डालते हैं, चाहे उनका ओपोनेंट कोई कमजोर बच्चा हो या फिर कोई बहुत ही ताकतवर इंसान क्यों ना हो, वो वहां पर अपने ओपोनेंट को मार कर ही दम लेते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त यूज किया जाता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी फैक्शन को पूरी तरह से पर्च करना हो। ऊपर से उन लोगों को यहाँ पर तमीज नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, और थर्ड यंग मास्टर उनके साथ डील नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ ही स्क्वाड को दिखाते हैं कि पूरी की पूरी स्क्वाड जो होती है एक मिशन पूरा करने के बाद तकरीबन 6 महीने के बाद वापस आती है और एक होटल की तरफ आगे बढ़े होते हैं और वो लोग वहां पर जाकर पार्टी करने वाले हैं। तो इसी के साथ ही वो दरवाजे को किक मारते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर आ गए। वो चिल्लाकर कहता है कहाँ पर ओनर, जल्दी से यहाँ पर आओ, जल्दी से हमारे लिए अच्छा खाना सर्व करो। लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता और सामने एक चेयर लगी होती है और एक टेबल के पास हमारा हाजिन बैठा था अपनी फॉक्स के साथ खेल रहा होता है। तो वो जो होता है वो बंदा वो सेकंड लीडर होता है, यानी कि वो डिप्टी लीडर होता है इस बिजर्क स्क्वाड का। तो वो कहता है कि वो तुम कौन हो, कहाँ पर है, वो यहाँ पर क्यों नहीं है। लेकिन हाजिन जो होता है उसकी बात को कंप्लीटली इग्नोर करता है, अभी भी अपनी फॉक्सी के साथ खेल रहा होता है। तो उसके करीब आता है और कहता है लड़के तुमने मेरी बात को सुनकर अनसुना कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर इस तरह बर्ताव करने की, क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। लगता है कि तुम्हारा रैंक और तुम्हारी पोजीशन काफी ज्यादा हाई होगी, इसी वजह से तुम यहाँ पर इतनी एरोगेंटली बैठे हुए हो। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हाँ तुम इस बारे में इस तरह से सोच सकते हो। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन जो भी हो तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते, आज के लिए हमने उस पूरे के पूरे होटल को रेंट पर लिया हुआ और आज हम लोग यहाँ पर पार्टी करने वाले हैं। हाजिन कहता है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम लोगों ने यहाँ पर इसको रेंट पर लिया है, मुझे लगता है कि इस होटल का ओनर और साथ में सभी कस्टमर्स डर कर भाग रहे हैं, इसी वजह से तुम्हें ये पूरी जगह हाल ही मिल गई है। और वाइस लीडर के पास से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे गाली देता है, जब किसी के साथ ही उनकी लीडर आगे बढ़ती है और कहती है पीछे हट जाओ, मुझे इससे बात करने दो। जबकि हमारा हाजिन उसकी तरफ देखता है और कहता है यही तो वह है जिससे मैं यहाँ पर डील करने के लिए आया हूँ, डिवाइन कल्ट की स्क्वाड लीडर जो कि बहुत ज्यादा वायलेंट है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक और रुथलेस है।
है। इसका नाम इजुई होंग रियोन है और ये इजुई क्लैन की आखिरी बची हुई मेंबर है। तो इजुई अपने साथी से कहते हैं कि जल्दी से सभी लोग पीछे हट जाओ, कोई यहाँ पर इससे बदतमीजी नहीं करेगा। और साथ ही वो आगे बढ़ती है और कहती है कि लड़के तुम कौन हो और क्या तुम जानते हो कि हम लोग कौन हैं? तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि हमें तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि बिना तुम्हारे बारे में जाने में यहाँ पर आकर बैठ गया हूँ? मैं तुम सभी के बारे में इतना तो जानता हूँ कि तुम सभी लोग वो पागल लोग हो जिन्हें यहाँ पर तमीज नहीं है किसी के साथ बात करने की। ये बात सुनने के बाद सभी लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मरना चाहते हो? जबकि इजुई वहां पर सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा कौन है, तो उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारा स्टेटस डिवाइन कल्ट में बहुत ज्यादा हाई होगा, इसी वजह से तुम हमारे बारे में जानते भी हो लेकिन फिर भी हमारे सामने इस तरह की बकवास किए जा रहे हो। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मौत से डर नहीं लगता या फिर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें मार नहीं सकते? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि ये बहुत ज्यादा फनी है, तुम लोग यहाँ पर मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हो जबकि मैं तो यहाँ पर तुमसे पहले से आकर बैठा हुआ हूँ और तुम लोग यहाँ पर आकर मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हो। हाजिन कहता है कि चुपचाप यहाँ पर मेरे साथ बैठ जाओ, अगर तुम्हें यहाँ पर मुझसे कुछ बात करनी है। तो वो कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर्स को क्यों मानूंगी? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी तरफ ऊपर की तरफ देख देकर मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, इसलिए चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ ताकि मैं सीधे से तुम्हारे साथ बात कर सकूं। और इस बात से स्क्वाड लीडर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 28 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर फाइट होने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।